जी फरमाइए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने पूछना है कि मेरी वाइफ पाकिस्तान में है, तो उन्होंने इधर आना का है, तो वो टेस्ट जो इंग्लिश का टेस्ट है, आइदर वो फिनिश हो गया कि अभी भी वो है? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। इंग्लिश का टेस्ट अभी भी है, गो कि इसको कोर्ट्स में चैलेंज किया जा चुका है। इसमें कुछ देर लग जाएगी ख़त्म होने में, लेकिन जब वो काफ़ी सिलसिला होता है, अगर एक कोर्ट से फैसला हो जाता है, इमिग्रेशन वाले उसके खिलाफ एक और अपील कर देते हैं, उसको आगे लिंग रन करते रहते हैं। बहरहाल वो इंग्लिश का टेस्ट अभी भी है, तो जो भी आदमी यूके में आना चाहे डिपेंडेंट के तौर पर, हाँ उसको टेस्ट पास करना ज़रूरी है। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे एक दो क्वेश्चन पूछने हैं। जी। एक तो ये कि एक्चुअली मेरे हस्बैंड को सेंटेंस हुई है 12 साल, उनके पास इंडेफिनिट लीव है, लेकिन उनके पास नेशनैलिटी नहीं है। उनके डिपोर्ट का कुछ मसला है, तो मुझे पूछना चाह रही थी कि अगर मैं डिपोर्ट के मसलन को डिपोर्ट ना करें, इसके लिए अपील करूं, तो उसके कितने चांसेस है मसलन को विन करने के। और दूसरा मैं ये पूछना था कि कहते हैं कि जिनको डिपोर्ट करते हैं उनको कैटेगरी डी नहीं देते, मतलब जैसे वो बाहर जाते हैं, घर आते हैं आधी सजा काटने के बाद, तो क्या ये वाकई सही है? अगर ये सही है तो क्या अपील कर सकती हूँ इसके बारे में भी? जी आपके कॉल का शुक्रिया। असल में अगर किसी का कोई इंडेफिनिट स्टे यहाँ पे मिला हो और वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो जाए और क्राइम खासा सीरियस हो, तो फिर इमिग्रेशन वाले केस उसको जो डिपोर्ट यहाँ पे इंडेफिनिट स्टे उसको कैंसिल कर देते हैं, रिवोक कर देते हैं, तो उसके बाद उनको यहाँ से डिपोर्ट कर देते हैं। तो आपके साथ भी मुझे लगता है ऐसा ही कोई मसला हुआ है, तो ज़्यादा बेहतर है किसी अच्छे वकील को जाकर मिले, उनको पूरी बात बताएं कि केस आपका कहाँ तक पहुँचा चुके हैं। जब किसी को कन्विक्शन हो जाती है या सेंटेंस हो जाती है, उसके बाद फिर इमिग्रेशन वाले उसको एक नोटिस देते हैं, फिर उसके वीज़ा कैंसिल करते हैं, फिर उसके खिलाफ अपील का राइट देते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस चलता है। बहरहाल किसी वकील से जाकर कॉन्फिडेंस में मिलें और उनको पूरी बात बताएं, ताकि आपकी पूरी बात सुन के आपको एडवाइस कर सकें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, गुड इवनिंग जी। मैं आपसे पहले बात किया था जी। जो मेरा रिश्तेदार है वो 6 साल पहले रिमूव हुआ था। अच्छा, वो कितनी देर बाद आ सकता है? और दूसरा, क्या 2 लाख वाली स्कीम में क्या इधर से हम लोग उसको पैसे दे सकते हैं कि इंडिया से ही उसको पैसा भरना पड़ेगा? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर उसके पास पहली बात उसका रिमूव हुआ था, तो उसकी वजह से कोई 100% चांसेस नहीं उसको डेफिनेटली वीज़ा देंगे, क्योंकि वो पहले भी उसने ब्रीच ऑफ इमिग्रेशन रूल्स किया है, इस वजह से उसमें गारंटी कोई नहीं है। लेकिन नई एप्लीकेशन वो कहीं से भी कर सकता है। पैसा अगर उसके पास इंडिया में है तब भी वो अप्लाई कर सकता है, अगर यहाँ पे है तब भी अप्लाई कर सकता है। तो ज़्यादा बेहतर है किसी वकील से जाकर मिले, उनको सारे पेपर दिखाएं और देखें कि उनके केस में क्या मेरिट्स हैं, कितने चांसेस हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि मेरे वकील नहीं थे, तो मैंने अपर ट्रिब्यूनल में खुद एप्लीकेशन कर दिया, अपील कर दिया, तो उसका कितने देर में जवाब आ जाता है? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अपर ट्राइब्यूनल में असल में 2 तरीके होते हैं जाने के। पहला ये होता है कि जब फर्स्ट ट्राइब्यूनल आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दे, तो पहले आप फर्स्ट ट्राइब्यूनल को ही अप्लाई करते हैं कि मुझे परमिशन दी जाए अपील करने की। तो ये फर्स्ट ट्राइब्यूनल को अप्लाई करते हैं, और वो अगर आपको परमिशन दे दें तो फिर आप अपर ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जो फर्स्ट ट्राइब्यूनल है वो आपको परमिशन नहीं देता है। वो अगर रिफ्यूज़ कर दें तो फिर आप डायरेक्टली अपर ट्राइब्यूनल में अप्लाई कर सकते हैं। तो आमतौर पर 5-6 वीक या 4-5 वीक में इस केस का डिसीजन हो जाता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो जी फरमाइए। जी, मैंने पूछना था कि मेरा कज़न जो ना वो पाकिस्तान से ना सेटलमेंट के वीज़े पे आया था 2 साल के, तो इस दौरान उसकी और उसकी वाइफ की आपस में थोड़ी सी होगी है प्रॉब्लम, और वो सेपरेट रह रहे हैं। उसकी स्टे को ख़त्म होने में 2 मंथ्स रह गए हैं, लेकिन उसकी वाइफ अब रिफ्यूज़ कर रही है कि वो उसको इंडेफिनिट के लिए नहीं अप्लाई करेगी। तो मैं पूछना चाह रही थी कि वो खुद से कुछ कर सकता है या नहीं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। काफ़ी मुश्किल होता है ऐसे केसेस में, चूँकि अगर कोई सेटलमेंट के घर से आया हो तो वाइफ अगर उसको सपोर्ट ना करे हो या उसको स्पाउस यहाँ पे सपोर्ट ना करे, तो फिर उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बहरहाल अपने फ्रेंड को यही कहेंगे किसी वकील से जाकर मिले, उनको जाकर पूरी बात बताएं, और शायद वो देखेंगे किसी कैटेगरी में वो अप्लीकेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बहरहाल किसी वकील को जाकर पूरी बात उनको बताना पड़ेगी आपको। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी वालेकुम सलाम। मेरे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, वो ब्रिटिश हैं, तो मेरे पास डिस्कशन लीव है, तो मैं किसी स्टूडेंट से शादी करूं अगर, तो मैं अपने वीज़े पे उसको करवा सकती हूँ कि नहीं? जी नहीं करवा सकती हैं, चूँकि इसमें यह है कि जो आदमी यहाँ पे स्टूडेंट हो या किसी इस तरह के पॉइंट बेस्ड सिस्टम में हो, तो वो अगर शादी करके रहना चाहें तो सिर्फ ब्रिटिश नेशनल या इंडेफिनिट स्टे से शादी करेगा, फिर उनके चांसेस होते हैं यहाँ पे शादी करके रहने के। तो मुझे लगता है शायद आप बेनिफिट्स के ऊपर भी होंगे, ऐसी सूरत में काफ़ी मुश्किल लगता है। लेकिन फिर भी किसी वकील से मशवरा कर लें कि शायद किसी डिस्कशन लीव के लिए अप्लीकेशन कर सकती हूँ, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
मुझे ये पूछना था कि मैं इस कंट्री में पहले इलीगल आया था, मेरे ऊपर एक क्रिमिनल ऑफेंस था ना। अच्छा। तो अभी मैं दोबारा शादी करके आया हूँ, तो मुझे पाकिस्तान से स्पाउस वीजा मिला था। अच्छा। तो जब मैंने इंडेफिनिट के लिए अप्लाई किया तो मैंने उसमें क्रिमिनल ऑफेंस अपना शो नहीं किया। अच्छा। तो उन्होंने मुझे इंडेफिनिट के बजाय लिमिटेड लीव टू रिमेन डिस्क्रिशनरी लीव 3 साल की लगा दी। ठीक है। तो उन्होंने मुझे साथ में लेटर भेजा कि अब ये 3 साल की खत्म होगी तो आपको दोबारा 3 साल के लिए डिस्क्रिशनरी के लिए अप्लाई करना होगा, और फिर जब वो खत्म होगी तो आप इंडेफिनेट अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे ये जानना था, मुझे किसी ने बताया कि जब इस कंट्री में 5 साल पूरे हो जाए तो आप इंडेफिनेट के लिए एलिजिबल हो। तो क्या मुझे 6 साल अब डिस्क्रिशनरी पे पूरे करने होंगे कि 5 साल बाद मैं इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? जी, आपको किसी ने गलत बताया। पहली बात यह है कि अगर आप शादी के बेस पे यहाँ पे आए थे, 2 साल के बाद इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई किया था, तो आपको इंडेफिनिट स्टे उन्हें दे देना चाहिए था। लेकिन अगर उन्होंने डिस्कशन लीव दी है तो आप किसी से मशवरा कर लें, किसी वकील को सारे पेपर दिखाएं कि उन्हें क्यों डिस्कशन लीव नहीं दी, आपको इंडेफिनिट स्टे क्यों नहीं दिया। हो सकता है आप इस केस को आगे चैलेंज कर सकें। बहरहाल ये तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि किसी भी आदमी को अगर डिस्कशन लीव दे दें, वो 6 साल के बाद इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकता है। पहले 3 साल के बाद फिर दोबारा अप्लाई करना पड़ता है, फिर उसके 3 साल के बाद फिर अप्लाई करना पड़ता है। तो लेकिन आपके केस में ज़रा आप चेक कर लें कि आपने अप्लाई किया था। अगर इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई किया था तो इंडेफिनिट स्टे आपको मिल जाना चाहिए था। लेकिन फिलहाल मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि किसी वकील से मशवरा कर लें कि अगर होम ऑफिस का डिसीजन रीजनेबल नहीं है तो आप इसको आगे कोर्ट में ले जा सकते हैं। आपकी कल नाज़रीन, इसके साथ ही टाइम हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। आप टीवी देखते रहिएगा, चंद ही मिनट में आपसे फिर मुलाकात होती है। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, हम कल सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां पे मुनक़ता हुआ था कमर्शियल ब्रेक से पहले। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी, मुझे लगता है शायद ये कॉलर काफ़ी देर वेट करके जा चुके हैं। देखते हैं अगले कॉलर कौन है। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे पूछना था, मेरे पेरेंट्स को इंडेफिनिट लीव मिला हुआ है एज डिपेंडेंट पेरेंट्स के हिसाब से। ठीक है। तो अगर उनको मतलब उनके ट्रैवलिंग पे क्या रेस्ट्रिक्शंस है, और अगर वो वापस जाते हैं तो वो कितने महीने वहाँ पे रह सकते हैं और कब वापस आ सकते हैं? तो ये मुझे मतलब ट्रैवलिंग पे उनकी क्या रेस्ट्रिक्शंस होती हैं? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। वो ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखें कि अगर 5 साल के बाद उन्होंने नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना है तो फिर 1 साल में 3 महीने से ज़्यादा बाहर ना रहें। तो अगर उन्हें नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना है तो अगर समझें कि 5 साल के बाद उन्हें नेशनलिटी के लिए अप्लाई नहीं करना तो फिर वो जा सकते हैं और 2 साल के अंदर वापस आ सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। मैंने क्वेश्चन करना था कि मेरे पेरेंट्स का मैंने अप्लाई किया था ओवर 60 का 5 साल पहले। अच्छा। तो रेजिडेंसी परमिट ओवर 60 के हिसाब से, तो अच्छा। उन होम ऑफिस ने उस वक्त रिफ्यूज कर दिया था। ठीक। लेकिन 4-5 महीने पहले दोबारा लेटर आया जी कि आप हमें अपने पेरेंट्स की तस्वीरें और उनकी जो पासपोर्ट की कॉपीज हैं वो भेजें। ठीक। तो मैंने अपने पेरेंट्स के आईडी कार्ड वगैरह थे यहाँ के, जो भी पासपोर्ट उनके एक्सपायरी हो चुके थे, वो मैंने भेजे हैं। लेकिन तकरीबन 14 हफ्ते हो गए, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया उसके बारे में। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में ओवर 60 तो कोई कैटेगरी नहीं होती है, ओवर 65 की है कि अगर आपके पेरेंट्स में से कोई एक ओवर 65 हो तो वो अप्लाई कर सकता है इंडेफिनिट स्टे के लिए। तो लेकिन बात ये भी होता है कि अगर कोई पुराना केस है, जैसे किसी की उम्र 60 थी या 60 से कम थी, अगर उन्हें एप्लीकेशन की ना हो गई और काफ़ी अरसे से आदमी इधर रह रहा है, यहाँ का लाइफस्टाइल अडाप्ट कर लिया, ह्यूमन राइट्स यहाँ पे बन गए, बच्चे उनके हैं, पोतियाँ पोते उनके हैं यहाँ पे, तो फिर ऐसी सूरत में होम ऑफिस बाज़ हालात में उनको इंडेफिनिट स्टे दे देते हैं। तो मुझे भी यही लगता है कि शायद उन्होंने कंसिडर किया हो कि 4-5 साल से इधर रह रहे, फैमिली में घुल मिल करें, तो इस वजह से शायद उनको इंडेफिनिट स्टे देने का उन्होंने डिसीजन किया। बहरहाल अगर आपने पेपर भेज दिए हैं तो आप इंतजार करें, देखें आपके केस का क्या फैसला होता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी फरमाइए। मैंने आपसे पूछना था, जैसे मैं यहाँ पर स्टूडेंट वीजे पे आई हूँ, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर मेरा कोर्स फिनिश हो रहा है और मेरी आइलेट्स भी फिनिश हो रही है। अगर मैंने यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना हो तो क्या मुझे आइलेट्स करनी पड़ेगी और क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी? अगर यहाँ एक्सटेंड कराना पड़ेगा तो क्या आइलेट्स करनी पड़ेगी? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया का तल्लुक है तो उस सिलसिले में हम तो ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, तो ज़्यादा बेहतर है कि ऑस्ट्रेलियन लॉयर को कंसल्ट करें या फिर ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी को फ़ोन करके पूछें। यहाँ यूके में अगर आप अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाना चाहती हैं और अगर आपका डिग्री कोर्स नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में आइल्स करना ज़रूरी होता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मतलब मैंने 23 जून को नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया था। अच्छा। तो उसी दरमियान उन्होंने वो होम ऑफिस की फीस वगैरह तो निकाल ली थी, लेकिन मुझे उन्होंने कल यानी कि 20 अगस्त को एक्नॉलेजमेंट लेटर की डेट डाल के भेजा। अच्छा। सवाल ये कि मेरा टाइम कहाँ से स्टार्ट होगा? 6 जून तो
23 जून से कि 20 अगस्त से? जी आपका कहीं से भी टाइम स्टार्ट नहीं होगा, ये होम ऑफिस की मर्जी है कि जब उनको केस मिले, जिसमें उनको मिलता है उस दिन से वो लॉगिन करते हैं, उसके बाद जब आपका नंबर आता है उस वक्त फैसला करते हैं। इसमें कोई नहीं है कि अगर आपका नंबर 2 महीने में आता है तो आपको डेफिनेटली 2 महीने में स्टे दे देंगे, या आपका 6 महीने में आता है 6 महीने में। जब आपकी बारी आएगी उस वक्त आपके केस का फैसला करेंगे, लेकिन एक रफ सा उन्होंने आइडिया दिया होता है कि हम 3 महीने के अंदर फैसला करने की कोशिश करते हैं, उनका टारगेट होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि विदिन 3 मंथ आपके केस का डिसीजन करें, तो इसमें फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका केस जून से शुरू होता है या अगस्त से शुरू होता है। जब बारी आएगी उस वक्त उसका डिसीजन करेंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मुझे ना एक डिस्क्रिशनरी लीव मिली थी 3 साल पहले, वो खत्म हो गई, अभी दूसरी मिली है, वो मेरी जनवरी 12 में ना 20 को खत्म हो रही है। तो मुझे पाकिस्तान दिसंबर में जाना है, तो बड़ा जरूरी जाना है क्योंकि बहनों की शादियां दोनों की कटी। ठीक है। तो अगर छुट्टियां भी दिसंबर में आ रही है, क्रिसमस भी आ रही है, ये भी आ रही है, तो वो अब ये है कि मैं कहता हूँ कि अगर मैं खुद जाकर उधर वीजा लगवा लूँ तो वो मुझे उधर वीजा डायरेक्ट लगा देंगे, उसके लिए एक्स्ट्रा फीस भी देनी पड़ी तो मैं दे दूंगा। लेकिन ये ऐसा पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो कितनी देर पहले मैं उनसे बात करूं, और बात करके तो उनसे मैं अपॉइंटमेंट लूं, और साथ में मुझे क्या क्या लेके जाना पड़ेगा? वो पूरे 3 साल का मेरे पास है, वो स्टेटस वगैरह सारा कुछ। जी समझ गया आपके कॉल का शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली आपकी जो कैटेगरी इसमें उस दिन वीज़ा नहीं देते हैं, तो इसका मतलब प्रीमियम सर्विस में आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसका यही है कि आप लाइफ इन यूके टेस्ट पास कर लें, सारे पेपर तैयार रखें और उसके बाद पाकिस्तान चले जाएं, और वीज़ा ख़त्म होने से 2-4 दिन पहले वापस आ जाएं और यहाँ से अप्लीकेशन करें। तो ये जो कैटेगरी है सेम डे नहीं हो सकेगी। तो अगर आपका वीज़ा जनवरी में ख़त्म हो रहा है तो इसका मतलब आप सिर्फ 28 दिन पहले अप्लाई कर सकते हैं थ्रू मेल, तो जिसका फैसला होने में 2 से 3 महीने लगेंगे। तो मेरा आपको ये मशवरा है कि सब पेपर तैयार रखें, लाइफ इन यूके टेस्ट पास कर लें, उसके बाद पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन वीज़ा ख़त्म होने से पहले वापस आकर फिर यहाँ से अप्लाई करें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी फरमाइए। जी फरमाइए। डॉक्टर साहब मैं इकबाल बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। तो मैं 2003 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਿੰਗਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਰਵਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿੰਗਰ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਈਕਨ ਹਾਊਸ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਟ ਮੇਰੇ ਫਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ सकता जितना? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। मुझे लगता है आपका अच्छा खासा प्रॉब्लम हो जाएगा आपका, चूँकि आप जैसे काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं और एयरपोर्ट पे आकर असाइलम क्लेम करते हैं और बाद में उनको नाम और डेट ऑफ बर्थ याद नहीं रहती है। तो फिर इमिग्रेशन वाले जो आपका केस है वो आपके नाम डेट ऑफ बर्थ से तलाश करते हैं। अगर आपके नाम भी आपके उनके पास नहीं है, आप दे सकें, और डेट ऑफ बर्थ भी नहीं दे सकें, तो फिर आपकी फ़ाइल मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। इस वजह से लेगेसी में बेशुमार ऐसे हज़ारों में लोग हैं जिनको स्टे जो कि यूके में मौजूद हैं, लेगेसी में आते भी हैं, लेकिन चूँकि उनके पास कोई पेपर नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके पास पूरी, लिहाजा उनको स्टे नहीं मिल सकेगा। तो अगर बहरहाल आपको अपना नाम याद है, आपकी डेट ऑफ बर्थ याद है, फिर आप लेगेसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाइए। नमस्ते सर जी। जी नमस्ते। सर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। अच्छा। हाँ अनलीगल रह रहे हैं, तो उसके लिए की करना पड़ेगा? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आपका खासा मुश्किल हो गया अब शादी करना। पहले तो था कि सर्टिफिकेट अप्रूवल ले लेते तो आप शादी कर लेते थे, लेकिन अब उन्होंने होम ऑफिस ने थोड़ी सी पॉलिसी चेंज कर ली है कि जब से सर्टिफिकेट अप्रूवल ख़त्म हो गया तो तब से उन्होंने रजिस्ट्रार को बता दिया कि कोई आदमी शादी करने के लिए आए जिसके पास वीज़ा ना हो हमें बता दें, तो आमतौर पर वहाँ से आपको डिटेन कर लेते हैं। बहरहाल आप किसी वकील से जाकर मिलें और मशवरा कर लें कि आप किसी और कैटेगरी में अगर अप्लाई करके अपना स्टे रेगुलाइज कर रहे हो। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो हेलो डॉक्टर मलिक साहब, मैं पूछना सी मैं डिसेबिलिटी अलाउंस से हाँ, मैनू हाई रेट मिलता है ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੇਅਰ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੰਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਿੰਗਸ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ स्पॉन्सर कर सकते हो। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो। जी फरमाइए। जी मलिक साहब मेरे इंडेफिनिट स्टे है मेरे पास। अच्छा। लेकिन वो पासपोर्ट गुम हो गया है, तो और मैंने नया बनाया है, उसका क्या है, क्या करना, क्या नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। ये इसके लिए फिर काफ़ी मुश्किल तरीका है। पहली बात ये कि अगर आपका वो कहीं पासपोर्ट गुम हो गया तो वो आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा
क्या वही आदमी है, तो उसके लिए फिर ये कि सारे के सारे पेपर्स लेकर दो तरीके हैं, या तो डाक में अप्लाई कर दें इसके ऊपर स्टैंप लगाने के लिए, या फिर एक दिन खुद वहाँ पे चले जाएं। तो अगर खुद कराएं तो वो अच्छी खासी फ़ी लेते हैं, तकरीबन 648 उसकी फ़ी है सेम डे के करवाने की। तो या फिर ये कि सारे पेपर्स के साथ मेल में उनको अप्लाई कर दें वो, ताकि नए पासपोर्ट के ऊपर आपका स्टिकर लगा के दे दें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरे दो सवाल थे। एक तो मेरे दोस्त को 2 ईयर पहले लेगेसी में इंडेफिनेट मिली है, तो अब उसने कब अप्लाई करना है? और दूसरा ये सवाल था कि मैंने अपनी वाइफ को अप्लाई किया हुआ था, तो उनकी नवंबर में अपील पे है, नवंबर में फैसला होना है। तो लेकिन मेरा बेबी बॉर्न हुआ है अभी 3 डे पहले बिफोर ना इन पाकिस्तान। तो मैंने पूछना था कि उसका ब्रिटिश पासपोर्ट, क्योंकि मैं ब्रिटिश हूँ, ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। जहाँ तक आपके फ्रेंड का तल्लक है, उसमें 2 कंडीशंस होती हैं नेशनलिटी के लिए, 2 शराइत होती हैं, 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक तो ये कि उनको इंडेफिनिट स्टे मिले हुए 1 साल हो गया, और दूसरी ये कि पिछले 5 साल से लीगल तरीके से यूके में रह रहे हों। तो अगर ये दोनों कैटेगरी पूरी करते हैं और उन्होंने लाइफ इन यूके टेस्ट पास किया तो वो अप्लाई कर सकते हैं नेशनलिटी के लिए। जहाँ तक आपके बच्चे का तल्लक है, बिल्कुल आप सारे पेपर भेज कर तो बच्चे की नेशनलिटी के, बच्चे के पासपोर्ट के लिए वहाँ पे पाकिस्तानी हाई कमीशन, ब्रिटिश हाई कमीशन पाकिस्तान में एप्लीकेशन कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो क्वेश्चन था कि मैं नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ 2 वीक बाद। मैंने ब्रिटिश नेशनल से शादी की, उससे पहले मैं स्टूडेंट था। मैं स्टूडेंट जैसे ही मेरा स्पाउस वीज़ा हुआ मैंने स्टडी छोड़ दी, तो वो मतलब कोई नेगेटिव असर तो नहीं करेगा उनके ऊपर होम ऑफिस? क्या मैं नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? जी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो असल में ऐसी कोई बात थी, तो जब आपको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था शादी की बेस पे उस वक्त कंसिडर करते, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको इंडेफिनिट स्टे मिल चुका है, तो इंडेफिनिट स्टे मिलने के फौरी बाद आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अप्लाई कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ उसमें आपको में ये शर्त है कि डेट ऑफ एंट्री से आपको यूके में 3 साल पूरे हो चुके हों, तो आप एनी टाइम नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी मैंने 7 साल के ऊपर केस में डाला था। मेरी ट्रिब्यूनल में मैंने केस भी विन कर लिया, लाइक अपील पहले रिफ्यूज किया था, फिर मैंने ट्रिब्यूनल में केस जीत लिया था, पर उन्होंने 5 दिन में वापस अपील किया और हायर ट्रिब्यूनल मैंने फॉर्म भरा, पर अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं आया। और क्या आजकल 7 इयर्स के दे रहे हैं, लाइक मेरे को अभी 7 इयर्स ये 24 को ही कंप्लीट हो रहा है, पर मेरा रिफ्यूज हो गया, काफी साल हो गया है। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। मुझे आपने क्या अपील अलाउ हो गई है, मुझे पता नहीं क्या हुआ है। बहरहाल अगर आपको बच्चों के साथ 7 साल पूरे हो गए तो आपके चांसेस हैं आपको यहाँ पे डिस्कशन 3 साल की दे देंगे, आपको यहाँ पे स्टे दे देंगे। तो अगर आपको बच्चों के साथ 7 साल पूरे हो चुके हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो डॉक्टर साहब, मैंने आपसे पूछना था, मेरी ब्रिटिश नेशनल से शादी हुई है, 7 साल हो गए। अच्छा। मैं इंडिया दिल्ली से हूँ, मेरा स्टेटस नहीं है यहाँ पर। मेरे 2 लड़के हैं, एक 5 साल का, एक 2 साल का। तो मैंने ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, तो कर सकती हूँ? तो और कितना टाइम लगेगा पासपोर्ट के लिए? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो बच्चों आपकी शादी हो गई है ब्रिटिश नेशनल के साथ और बच्चे उसी से पैदा हुए हैं, तो हाँ आपके जो बच्चे हैं तो वो ब्रिटिश नेशनलिटी, ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो बच्चों के पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो अगर बच्चों के पासपोर्ट जब मिल जाते हैं उसके बाद अब अपना स्टे रेगुलाइज करने के लिए बच्चों की बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं नाज़रीन इसके साथ ही बताया गया है कि टाइम एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, आप टीवी देखते रहिएगा, चंद ही मिनट्स में फिर मुलाकात होती है। वेलकम बैक। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, मैं काफी अर्से से इधर अनलीगल हूँ। मैंने ब्रिटिश लड़की से शादी की 12 जून को, मैंने शादी रजिस्ट्रेशन भी करा ली है। ठीक है। मुझे वीजा इधर ही दे देंगे या मुझे पाकिस्तान जाना पड़ेगा? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। यहाँ से कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है, तो शायद आपको पाकिस्तान जाना पड़े। बहरहाल अगर आपकी यहाँ पे शादी हो गई है और आपने इंग्लिश टेस्ट पास कर लिया है तो आप यहाँ से एप्लीकेशन करके देख लें। मैक्सिमम आपको यही कहेंगे कि अपनी कंट्री में चले जाएं, लेकिन यहाँ से ट्राई करने में वर्थ है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी फरमाइए। डॉक्टर साहब सत श्री अकाल, मैं मनजीत सिंह बोल रहा। जी मनजीत सिंह जी। मैं अपना फादर इन लॉ ਤੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲॉ ਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। अच्छा। पक्के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए? ਕਿਹੜੇ पेपर चाहिए, की कुछ करना पड़ेगा? जी आपके कॉल का शुक्रिया। अगर तो उनका वहाँ लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं है और जो फादर इन लॉ या मदर इन लॉ में से एक की एज 65 से ज़्यादा की है और आप उनको फाइनेंशियली यहाँ से सपोर्ट करते रहे हैं पिछले चंद सालों से, तो फिर आप उनकी सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके 2 तरीके हैं, ये एप्लीकेशन वहाँ से भी आप कर सकते हैं या अगर कोई आदमी विजिटर यहाँ पे आए तो यहाँ से भी अप्लाई कर सकता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मेरे पास रिफ्यूजी स्टेटस है, तो अभी इंडेफिनेट के लिए नया रूल आया है कि अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो या कुछ हो तो इंडेफिनेट नहीं मिलता। तो जब मैंने इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करना है, एक दफ़ा मैं वो बस पे बैठी थी तो मेरे पास टिकट था, पर टिकट मैंने फेंक दिया। तो बस ने वो पुलिस ने स्टॉप किया, तो उन्होंने सारी मेरी डिटेल ली और उन्होंने कहा कि अब कोर्ट में जो है ना लेटर लिखेगा और तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा। पर उसके बाद मुझे कोई लेटर नहीं आया, क्योंकि वो घर मैंने छोड़ दिया था, वो कौंसल ने घर तोड़ दिए थे सारे। तो कुछ भी मुझे ये क्या क्रिमिनल ऑफेंस है या कोई इंडेफिनेट पे अफेक्ट करेगा या क्या होगा? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में अगर आपने घर चेंज कर लिया था, आपने उनको बता देना चाहिए था। तो अगर आपने घर चेंज किया था फिर भी इसका ये मतलब नहीं कि वो केस ख़त्म हो गया था। बहरहाल जब आप एप्लीकेशन करें इंडेफिनिट स्टे की, उसमें ये डिक्लेयर कर दें कि ये हुआ था, उसके बाद आपको कोई इतला नहीं मिली, ये डिक्लेयर कर दें, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होगा। लेकिन ये इतना ज़्यादा सीरियस ऑफेंस नहीं है कि आपको इंडेफिनिट स्टे यहाँ पे ना मिले। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। मलिक साहब नमस्कार। जी नमस्कार। स्टूडेंट हूँ और मेरा कोर्स जून 2012 में खत्म हो रहा है। ठीक है। तो मेरे लिए क्या पोस्ट वर्क वीजा है, प्रोविजन है? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपकी जो डिग्री है वो अगर अप्रैल से पहले मिलती है तो फिर आप तो पोस्ट स्टडी वर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर अप्रैल के बाद मिलती है तो फिर देखें अगले साल रूल्स क्या होते हैं, चूँकि जो रूल्स हैं स्टूडेंट्स के बारे में ये चेंज होते रहते हैं, इनमें तब्दीली आती रहती है। जैसे पोस्ट स्टडी वर्क इस वक्त जो स्कीम है गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि इसको अप्रैल में ख़त्म कर देंगे। अब देखते हैं अप्रैल में क्या होता है। तो अगर आपकी डिग्री अप्रैल से पहले हो रही है फिर तो आप पोस्ट स्टडी वर्क पे जा सकते हैं, या फिर इंतज़ार करें, देखें अगले साल तक क्या होता है। आप तो तब तक आप पूरी इंटरेस्ट से अपना जो कोर्स है उसको कंप्लीट करें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैंने थोड़ी देर पहले तो फोन पे मेरी गल हुई सी। ठीक है। ते मैंने थोड़े को पूछा सी कि मैंने आपसे पूछा था कि वो मैंने लेक्सी में केस डाला था तो वो रिफ्यूज डाला ना, तो आपने कहा कि उसको हाई कोर्ट में आप डालें अपील। मैंने ये पूछना था कि मैं साइनों पे जा रहा हूँ, मैं क्या साइन छोड़ दूँ? मुझे डर लगता है कि वो मुझे पकड़ लेंगे, कि क्या करेंगे? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आप हाई कोर्ट में चले जाते हैं फिर आपको कोई नहीं पकड़ेगा। तो अगर आप हाई कोर्ट में नहीं जाते हैं, आपका कोई केस नहीं चल रहा है, तो फिर पकड़े जाने की सूरत हो सकती है। मेरा आपको ये मशवरा, आप हाई कोर्ट में चले जाएँ और साइन के लिए जाते रहें। एक दफ़ा आप हाई कोर्ट में चले जाएँ फिर ये आपको साइनों से नहीं पकड़ सकते, ना ही आपको बिठा सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो मलिक साहब, मैंने 10 ईयर रूल पे अप्लाई करना है लीगल स्टे पे। ठीक है। मेरी वाइफ का कौन सा वीजा लगेगा और मेरी बेटी यहाँ पैदा हुई है, उसको कौन सा वीजा मिलेगा? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अभी तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर दें। अगर उनका वीज़ा अभी वैलिड है कुछ अरसे के लिए तो पहले खुद इंडेफिनिट स्टे ले लें, फिर उनकी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। तो दूसरी ये बात है कि अगर उनका वीज़ा भी ख़त्म हो रहा है अभी बहुत जल्दी, तो फिर जिस रोज़ आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई करें उसी दिन उनकी डिस्कशन, उनकी जो डिपेंडेंट की एप्लीकेशन है उसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने पूछना था, मेरी बेटी यहाँ पे ब्रिटिश नेशनल है तो उसके हस्बैंड पाकिस्तान से आए हुए हैं। अच्छा। अगर वो बेनिफिट पे हो तो उसके हस्बैंड का इंडेफिनिट लग जाएगा? जी नहीं, चूँकि उस सिलसिले में रूल्स यही कहते हैं कि जो आदमी अगर पाकिस्तान से अपने अब किसी को बुलाना चाहे स्पाउस को, तो जो यहाँ पे स्पॉन्सर है उसका मेंटेन और अकोमोडेट करना ज़रूरी है। वो लड़का इधर ही है, शादी होगी, स्पाउस वीजा मिल जी, वो इधर ही है। जी हाँ, अगर बेनिफिट्स पे चली जाती है तो उसको इंडेफिनिट स्टे मिलने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो मैंने तो बाज़ बात ये देखा है कि एप्लीकेशन जो है वो इंडेफिनिट स्टे के लिए रिफ्यूज़ हो जाती हैं, क्योंकि जब आपकी बेटी ने उसके वीज़े के लिए अप्लाई किया था उस वक्त आपने एस्टैब्लिश किया था कि वो अपने आप को मेंटेन अकोमोडेट कर सकेगी और हस्बैंड को भी कर सकेगी। लेकिन अगर हस्बैंड के आने के बाद वो बेनिफिट्स के ऊपर चली जाती है और हस्बैंड भी काम नहीं करता तो इंडेफिनिट स्टे में उनको प्रॉब्लम होगी। और मेरा अपना एक तजर्बा इसमें यही है कि जितना पैसा बेनिफिट्स में लेते हैं इससे ज़्यादा आपकी मुकदमेबाजी पे खर्च हो जाता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, मैं 2005 में अरेस्ट हुआ था। अच्छा। तो मेरे पास स्टेटस नहीं था। अच्छा। उन्होंने मुझे फिर तकरीबन एक दिन अरेस्ट किया था, फिर उन्होंने मुझे पेपर दिए थे कि होम ऑफिस जाके साइन किया करो, ठीक है जी। तो फिर उसके बाद मैं होम ऑफिस नहीं गया साइन करने के लिए। अच्छा। तो अभी क्या मेरा केस लेगसीज में आ सकता है कि नहीं? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपने असाइलम क्लेम की थी, जब उन्होंने आपको डिटेन किया था आपने कहा था कि मैं असाइलम क्लेम करना चाहता हूँ, आपका स्क्रीनिंग इंटरव्यू हुआ था, तो फिर तो आप लेगेसी में आते हैं। लेकिन जो सिचुएशन आपने बताई है इसमें नहीं मुझे लगता आप लेगेसी में आते हैं। लेकिन फिर भी किसी वकील से मशवरा कर लें कि आपको ह्यूमन राइट्स या किसी और केस में शायद अप्लाई कर सकते हो, किसी और कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो। जी फरमाइए।
अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मलिक जी। वालेकुम सलाम। मैंने आपसे पूछना था कि मैं सन 2003 से यहाँ पर स्टूडेंट वीजे पर हूँ और मेरा जो कोर्स अभी खत्म होने वाला है वो सितंबर एंड में फिनिश हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद मुझे PSW अप्लाई करना है जो कि अक्टूबर या नवंबर में करूंगा मैं। और मेरे को 8 साल हो जाएंगे सितंबर में और उसके बाद 2 साल का मुझे PSW मिल जाएगा। तो वो क्या जो 2 साल है वो मेरे 10 साल में काउंट होंगे या नहीं, और मुझे 10 साल के करने तक मुझे क्या करना होगा? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपके जो PSW के 2 साल हैं वो आपके 10 साल की जो लॉन्ग रेजिडेंसी उसमें काउंट हो जाएंगे। तो आप ये करें कि जो ही आपको डिग्री मिल जाती है या आपका वीज़ा ख़त्म होने लगा आप पोस्ट स्टडी वर्क ले लें और 2 साल काम करें और जब 2 साल पूरे होने लगे उसके बाद इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई करें। मुझे यकीन है आपको इंडेफिनिट स्टे मिल जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मलिक साहब मुझे ये पूछना था कि मैं टाइप 4 का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। तो अभी मैं जो है ना कोई कंपनी अगर मुझे स्पॉन्सर करे वर्क परमिट के लिए ना, मैं 3 महीने से उस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो जो मुझे 20 आवर्स अलाउ है उस पर, तो क्या मुझे वर्क परमिट मिल सकता है? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। मुझे खासा मुश्किल लगता है चूँकि वर्क परमिट वहाँ पे देते हैं जहाँ किसी एम्प्लॉयर को पूरे यूके में या यूरोप में कोई एम्प्लॉय ना मिले, फिर बाहर वाले को देते हैं और वो भी उस आदमी को देते हैं जिसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, तकरीबन 3 साल से ज़्यादा अपनी फील्ड में। तो अगर ये इस तनाज़ुर में इसको देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि आपको वर्क परमिट मिलेगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी हेलो सत श्री अकाल डॉक्टर साहब, मैं सुरजीत सिंह बुलबरहमटन तो बोलता जी। जी फरमाओ। जी मैं आपसे ये पता करना सी मैं लाइफ इन द यूके जुलाई 2010 तक किया सीगा, ये वैलिड है कि नहीं वैलिड? किस वास्ते वैलिड है? नेशनलिटी वास्ते या इंडेफिनिट स्टे वास्ते? जी बिल्कुल हमेशा वास्ते वैलिड है। इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो अगर आपने कर दिया था 2010 में बिल्कुल वो वैलिड है जब भी आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। हाँ तो मेरा यहाँ पे इंडेफिनिट है और मुझे ये पूछना था कि मुझे अभी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है और मेरे लाइसेंस पे 3 पॉइंट है, तो क्या कोई उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम होगा अगर मैं सिटीजनशिप के लिए अगर अप्लाई करूंगी तो? जी हाँ अनफॉर्चुनेटली होम ऑफिस वाले इस सिलसिले में इसको खासा सीरियस लेते हैं। अगर आपको पॉइंट्स मिले उसको भी आपको उसमें करेक्टर में डाल देते हैं कि आपका करेक्टर अच्छा नहीं है। तो बहरहाल अगर आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकती हैं। उसमें उनको एक्सप्लेन करें कि आपको कैसे पॉइंट मिले थे, किस तरह मिले थे, उसके बाद उनकी मर्जी है बात का दे देते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हाँ जी मैं जिदा मिली आ दूई डेफिनेट ਤੇ ਜੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਨੂੰ 7 ਕੁ ਵੀਕਾਂ 8 ਵੀਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ? जी ਤੁਹਾਡੀ कॉल का शुक्रिया। आम तौर पर 13 वीक तकरीबन इसमें 12-13 वीक लग जाते हैं। तो अगर 7-8 वीक हो गए इसका मतलब 2 महीने हो गए और महीने एक में आपको जो बच्चों की नेशनलिटी मिल जाएगी। नाज़रीन आज की मुलाकात बस इतनी है। घंटे का वक्त बड़ी तेज़ी के साथ पर लगा कर उड़ गया। मैंने भी जितनी ज़्यादा कर ली जैसा कि आप प्रोग्राम देख रहे हैं ले सकता था ली, लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि बेशुमार ऐसे कॉलर्स हों कि जिनकी कॉल शायद ना मिल सकी हों। तो अगर किसी की कॉल नहीं मिल सकी है तो बिल्कुल अगले संडे की सह पैर इस वक्त 5 बजे आपकी खिदमत में फिर यहीं पे होगा। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। रब रखा।